हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6314। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसे शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था। तो फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। शंकर देव हैं वो असम के एक वैष्णव संत और सुधारक थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए सात्रिय नृत्य को एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था, न कि कथक नृत्य के लिए। सेकंड दे रखा है, यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा है। तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया हमारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। जो कथक नृत्य है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी 8 प्रमुख शैलियों में से एक है। इसका उद्गम पारंपरिक रूप से प्राचीन भारत के उत्तर में यात्रा करने वाले चारणों या कथाकारों से माना जाता है, जिन्हें कहानी सुनाने वाले कहानीकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें उसने खगोल विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड है, वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम का समकालीन था। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्र सरकार ने 10 लाख फसल जर्मोप्लाज्म के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी की स्थापना की घोषणा की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, जीन बैंक जैव संग्रहालय बायो रेपोजिटरी होते हैं जो पादपों, जानवरों और सूक्ष्म जीव हैं, इनकी आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित करते हैं। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया हमारा। सेकंड दे रखा है, यह आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत का एकमात्र जीन बैंक है। तो सेकंड वाला गलत हो गया। माइक्रोबियल जीन बैंक आईसीएआर राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो एनबीएआईएम उत्तर प्रदेश और पशु जीन बैंक आईसीएआर राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो एनबीएजीआर हरियाणा। तो ये देश में अन्य क्षेत्रीय जीन बैंक और संस्थाएं हैं। तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाता है कि ये एकमात्र जीन बैंक है। थर्ड दे रखा है, इसका प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। तो थर्ड वाला गलत हो गया। राष्ट्रीय जीन बैंक का प्रबंधन आईसीएआर राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो एनबीपीजीआर द्वारा किया जाता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपरोक्त में इस कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, फर्स्ट वाला। सेकंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा, इस प्रणाली का इल्तुतमिश द्वारा एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया था। तो फर्स्ट वाला गलत है। मनसबदारी जो प्रणाली है ये भारत में मुगलों द्वारा विकसित एक अनोखी प्रशासनिक प्रणाली थी और इसे मुगल सम्राट अकबर हैं उनके द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया था, ना कि इल्तुतमिश है। सेकंड दे रखा है, इस प्रणाली के अंतर्गत मनसबदारों को अपनी स्वयं की सैन्य शक्ति बनाकर रखनी होती थी। तो सेकंड वाला करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, भारत में जो चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, चिश्ती किसी भी प्रकार का दान स्वीकार करने से बचते थे। तो सेकंड वाला हमारा है, ये गलत है। चिश्ती हैं ये नकद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे, ना कि ये बचते थे। वे दान को जमा करने के बजाय तत्काल आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, रहने के लिए आश्रय और अनुष्ठानिक आवश्यकताओं जैसे कि सामान उस पर व्यय करना पसंद करते थे।
तो सेकंड वाला गलत हो जाता है कि वो स्वीकार करने से बचते थे। थर्ड है चिश्ती संत आत्मसंयम पूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है, सेकंड वाला गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड युद्ध अभ्यास है, दूसरी साइड भागीदार देश है। फर्स्ट दे रखा है प्रचंड प्रहार, इसके भागीदार देश दे रखा है भारत और नेपाल, तो फर्स्ट वाला ही गलत हो जाता है। जो युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार है, ये भारतीय सशस्त्र बलों कौन कौन सा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इसने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है। इस अभ्यास में जो तीनों सेनाएं हैं उनमें एकीकृत योजना निर्माण, कमान नियंत्रण और निगरानी एवं फायर पावर प्लेटफॉर्म्स के निर्बाध कार्यान्वयन को मान्यता दी गई है, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, ये भारत और नेपाल का नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र बल तीनों थल सेना, नौसेना, वायुसेना का है। सेकंड दे रखा है इनकोस 25 भारत और ग्रीस का है, तो ये वाला करेक्ट हो जाता है। थर्ड दे रखा है युद्ध अभ्यास इंद्रा, तो ये इंद्र किसका है, भारत और जापान का दे रखा है, तो ये गलत है। ये भारत और जापान का नहीं बल्कि भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच का है, एक द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास है और इसका 14वें संस्करण है, वो आयोजित किया गया है। ऊपरी युग्म में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, भीमबेटका के शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातात्विद वी.एस. वाकड़कर है, इन्होंने की थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है भीमबेटका के मध्य पाषाणकालीन चित्र उत्तर पुरापाषाणकालीन चित्रों से आकार में छोटे हैं, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है मध्य पाषाणकालीन चित्रों में जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्य उनको केवल सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है उसने कन्नौज को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है उसके शासनकाल के दौरान पुरोहितों को भूमि अनुदान देना बंद कर दिया गया था, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाता है। राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए जो पुरोहित हैं उनको भूमि अनुदान है वो दिया जाता रहा। इसके अलावा हर्ष को चार्टर द्वारा अधिकारियों को भूमि अनुदान देने का श्रेय दिया जाता है। इन अनुदानों ने पुरोहितों को वही रियायतें दी जो पहले के अनुदानों द्वारा दी जाते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड शासक है, दूसरी साइड मूल क्षेत्र है, तो शासक दे रखा है, इनका मूल क्षेत्र तमिलकम, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। इनका जो मूल क्षेत्र है वो मध्य एशियाई है। सेकंड दे रखा है चेर, इनका दे रखा है मध्य एशिया, तो ये भी गलत है। चेर है उनका क्या है, जो वर्तमान केरल है वो इनका मूल क्षेत्र। थर्ड दे रखा है कुशल, पश्चिम भारत, तो थर्ड भी गलत है। इनका जो मूल क्षेत्र है वो मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक है। तो उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें दे रखा है अकबर ने साम्राज्य को सूबा नामक 12 प्रांतों में विभाजित किया था, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है अकबर के शासनकाल के दौरान जो बटाई और नस्क है ये प्रशासनिक पद थे, तो ये गलत हो जाता है। बटाई है वो ऐसी प्रणाली है जिसमें उपज को किसानों और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता था, और नस्क प्रणाली है इसका अर्थ है कि जो किसान है उनके द्वारा अतीत में भुगतान की गई राशि के आधार पर देय राशि का हिसाब लगाना, ना कि ये कोई प्रशासनिक पद थे, तो ये गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में क्लीन एयर फंड रिपोर्ट है, इसने ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में विभिन्न
क्षेत्रों के योगदान पर प्रकाश डाला। इसके अनुसार ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में उनके योगदान के अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कृषि अपशिष्ट जलाना, सेकंड उद्योग, थर्ड दे रखा है जंगल की आग और फोर्थ है आवासीय ऊर्जा। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा पूछा है? अवरोही पूछा है, तो सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा। तो सबसे ज्यादा किससे होता है? ब्लैक कार्बन उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा हमारा 41 का। सबसे ज्यादा होता है आवासीय ऊर्जा से, और फिर उसके बाद जंगल की आग से, फिर उसके बाद उद्योग से, और फिर इसमें सबसे कम होगा अपशिष्ट से। तो ये हो गया 4 3 2 1। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा आवासीय ऊर्जा, फिर जंगल की आग, फिर उद्योग एंड लास्ट में कृषि अपशिष्ट जलाना। तो इन सब से जो ब्लैक कार्बन उत्सर्जन है उसमें योगदान होता है। आवासीय ऊर्जा है, इससे होता है 35%। फिर जो जंगल की आग है इससे होता है 20%। फिर जो उद्योग है इससे होता है 14%, और लास्ट में कृषि अपशिष्ट जलाना, इससे होता है सिर्फ 3%। क्वेश्चन नंबर है 42। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। सेकंड दे रखा है उसे अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सेकंड वाला गलत है, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने दिल्ली का काजी इनको नियुक्त किया था इब्न बतूता को। थर्ड दे रखा है उसने अरबी में रिहला नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। थर्ड वाला भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है उसने राजा हर्षवर्धन है उनको पराजित किया था, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है उसने एहुल शिलालेख की रचना करने वाले कवि रवि कीर्ति सहित कई अन्य विद्वान हैं उनको संरक्षण प्रदान किया, सेकंड भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड दे रखा है उसने कदम की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया और मैसूर के गंगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, थर्ड वाला भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं। थोड़ा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है 609 से 642 ईस्वी, तो ये चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उनके बारे में जानकारी एहुल शिलालेख उनसे मिलती है, जिसका वर्णन उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति है उनके द्वारा लिखित प्रशस्ति में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय हैं, इन्होंने कदम की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया और मैसूर के गंगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अरबसक क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। कलात्मक सजावट का एक रूप। अरबस्क कलात्मक सजावट का एक रूप है जिसमें स्क्रॉलिंग और एक दूसरे में उलझते हुए पत्तों, बेलों या साधारण रेखाओं पर आधारित सतही सजावट होती है, जिन्हें अक्सर अन्य तत्वों के साथ जोड़ा जाता है। इनका व्यापक रूप से उपयोग इंडो इस्लामिक वास्तुकला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है इसमें सभी महाजनपद राजतंत्रीय थे और राजाओं द्वारा शासित होते थे, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ही गलत हो जाता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन्हें गढ़ या संघ के रूप में जाना जाता था और वहाँ कुलीन तंत्र व्याप्त था। सेकंड दे रखा है कुछ महाजनपदों ने अपनी स्थायी सेनाओं का गठन किया और नियमित नौकरशाही को बनाए रखा, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। केवल 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। तो फ्रेंड्स आज की ये वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।